Hello students, I hope you all are home. So be home and be safe. और हमें जो ये हॉलीडेज़ का टाइम मिल रहा है उसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है और हमें अपने स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है. तो क्लास 9 टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट. और आप लोग को मैं बता दूँ, इंग्लिश लिटरेचर में आपकी 3 बुक्स हैं. फर्स्ट बुक इज़ ऑफ ड्रामा, second is of poetry and third is of prose. So class 9th, today we'll start with poetry. First chapter, the name of the poem is The Heart of the Tree by Henry Cuyler Burner. Again I repeat, the name of the poem is The Heart of the Tree, Henry Cuyler Burner. So first of all, we'll have a small introduction about the poet, then we will start with the text and explanation of the poem. Actually, Henry Cuyler Burner is a pre-Victorian era poet और वो basically environmental based poems ही लिखते हैं. Henry Cuyler Burner was an American novelist, journalist and poet who has written feelingly about the benefits of planting a tree. His poem describes the innumerable benefits of trees and the shade and shelter they bring to all life. He claims that people who plant trees plan for a future, and for people they do not know. Here, for people they do not know का मतलब for coming generation. On other level, planting a tree is a symbolic act of goodness. Planting a tree is a symbolic act of goodness. Act of goodness मतलब कि हम जब एक पौधा लगाते हैं and then it converts into a tree, तो वो हम एक civic good कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी एक अच्छा काम कर रहे हैं. One from which many other acts of goodness will sprout. उस एक काम से हम बहुत सारे काम अच्छे हो रहे हैं उससे, क्योंकि एक काम से और भी चीज़ें related हैं. Although written over a century ago, the poem is very relevant in an age where rapid and reckless development and urbanization are taking their toll on the environment. So this was all about Henry Cuyler Burner, the poet. Before starting the text of the poem, I would like to clear some points to you कि जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्ड्स आपको लग रहा है कि इसका मीनिंग हमें नहीं समझ आ रहा है, सबसे पहले उन वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लो कहीं पे. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आप वो सारे वर्ड के मीनिंग्स देखो, उसको नोट डाउन करो, ताकि जब आप पोएम को पढ़ो तो यू अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल. दिस पोएम इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स. व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम क्या प्लांट करते हैं, किसके लिए करते हैं, उससे क्या होता है. सो विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट नाउ. व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. सी हियर द पोएट इज आस्किंग द क्वेश्चन. ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई. He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven and I. For song and mother croon of bird, in hushed and happy twilight heard, the treble of heaven's harmony. These things he plants who plants a tree. So students, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक पैराग्राफ में पोएट ने एक क्वेश्चन पूछा है. What does he plant who plants a tree? देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में भी पोएट ने वही क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर भी इसी पैराग्राफ में ही पोएट ने दिया है. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में पोएट ने सन एंड स्काई का ट्री से क्या रिलेशन होता है, दोस्ती का रिलेशन होता है, दैट इज रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप विच ही वांट्स टू एक्सप्रेस. फिर जैसे हवा चलती है तो ट्री के जो लीव्स हैं वो लहराते हैं, तो यहाँ पे उसने उसको फ्लैग के साथ कंपेयर किया है. देन द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई. ट्री जब बढ़ता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है. इट्स जो ऊपर की तरफ बढ़ता मीन्स ही वांट्स टू एज इफ, जैसे लगता है कि ट्री जो है आसमान को छूना चाहता है. तो जो वो ब्यूटी है ट्री का, उसको पोएट ने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है, एप्रिशिएट किया है.
ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई। यहाँ पे होम किसके लिए बोला जा रहा है? बर्ड्स के लिए, क्योंकि बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स भी ट्री में नेस्ट बनाती हैं, तो उनका घर कहाँ होता है? ट्री में होता है। तो वो जो नेस्ट बनाती हैं चिड़ियों को, तो उनका होम मिल रहा है, उनका घर मिल रहा है। तो the tree is giving home to the birds, and that the nest and the trees, this atmosphere, whatever the atmosphere is creating, that poet is comparing to heaven and earth. For song and mother croon of bird, यहाँ पे एक म्यूजिकल इफेक्ट भी पोएट ने समझाया है। जैसे जब बर्ड्स चर्पिंग करती हैं, जब बर्ड्स चहकती हैं, तो उनकी जो वॉइस होती है, that is here the poet is talking about that chirping sound, the song which the birds are singing. फिर जितनी भी birds होती हैं, in hushed and happy twilight heard the treble of heaven's harmony. जो birds होती हैं वो अपने nest में क्या करती हैं? मॉर्निंग में जाती हैं, फिर खाना लाती हैं और अपने बच्चों को फीड करती हैं। रात में, मतलब ट्वाइलाइट में, रात में जब वो लौट के आती हैं तो फिर अपने बच्चों को फीड करती हैं, फिर दिन में जाती हैं, फिर बीच में एक बार आती हैं, फिर अपने बच्चों को फीड करती हैं। तो जो बच्चे वेट करते रहते कि उनकी मदर आएंगी, उनको फीड करेंगी, तो वो जो साउंड, वो जो बच्चे चहकते हैं, तो उस साउंड को यहाँ पे पोएट ने एक्सप्रेस किया है। In hushed and happy twilight heard the treble of heaven's harmony. And वो जो एटमॉस्फेयर बन रहा है वो जैसे लग रहा है हेवनली एटमॉस्फेयर बन रहा है। So these things he plants who plants a tree. तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि poet wants to tell us कि जब एक one person is planting a tree, तो वो ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट में दे रहा है। Now we come to the second paragraph. What does he plant who plants a tree? He plants cool shade and tender rain, and seed and bud of days to be, and years that fade and flush again. He plants the glory of the plain. He plants the forest heritage, the harvest of a coming age, that the joy that unborn eyes shall see. These things he plants who plants a tree. Students, see, in this paragraph also poet is again asking the same question. What does he plant who plants a tree? तो he plants cool shade and tender rain. Students, जब बहुत गर्मी पड़ती है और जब हम पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं तो हमें सबसे अच्छा लगता है the cool breeze which flows. वो जो ठंडक हमें पेड़ देता है उस टाइम हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। वैसे ही जब बहुत बारिश होती है उस टाइम भी हम क्या करते हैं, किसी पेड़ के छांव के नीचे या किसी पेड़ के नीचे हम खड़े होना चाहते हैं ताकि हमें बारिश की दैट हार्श रेन ड्रॉप्स वो हमें डायरेक्टली ना पड़े। तो हम किसी पेड़ के नीचे जब खड़े होते तो वो जो बारिश की बूंदें वो तक हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, डायरेक्टली नहीं गिरती हैं। क्यों? क्योंकि the tree is converting that harsh raindrops into tender raindrops. So here the poet is talking about that very thing. And seed and bud of days to be. जब हम बीज बोते हैं, यहाँ पे सीड मतलब बीज, सैपलिंग, बीज, जब हम बीज बोते हैं फिर उसके बाद फिर वो पौधा होता है, then it converts into plant, then to tree. तो ऐसे ही हम सालों साल बीज बोते हैं, ट्री साल साल बीतता जाता है, फिर दूसरा साल आता है। सो यहाँ पे years that fade मतलब जो साल चला गया, फिर flush again मतलब फिर से जो साल आया। He plants the glory of the plain. स्टूडेंट्स, आप लोग ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब भी हम कोई सीनरी बनाते हैं या कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें अगर हम ट्री ना बनाएं तो वो पेंटिंग या वो ट्री इनकम्प्लीट लगती है। ठीक वैसे ही, क्योंकि ट्री के बगैर वो सीनरी इनकम्प्लीट है। ठीक वैसे ही पोएट ने यहाँ पे भी ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, वैसे ही जो प्लेन है, प्लेन मीन्स द अर्थ, ही इज टॉकिंग अबाउट द अर्थ, ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। यहाँ पे ट्री एक
सीनरी को जो कंप्लीट कर सकता है, ठीक वैसे ही ट्री के बगैर हम लोग भी सब इनकम्प्लीट हैं। ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि हमें हमारे हर जगह ट्री होना चाहिए, हमारे एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे पोएट ने फॉरेस्ट हेरिटेज को बोला गया जैसे जंगल की वंशावली होती है। जैसे हमेशा हम लोग को बोला जाता है जैसे कि वी शुड प्रिजर्व फॉरेस्ट, वी शुड सेव ट्रीज, वी शुड सेव पेपर्स। क्यों? क्योंकि पेपर्स कहाँ से आते हैं? ट्रीज से आते हैं, वुड से आता है। सेम वे हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। तो आप कैसे प्रिजर्व करोगे उसको? जितना आप ट्री लगाओगे उससे और ट्रीज बढ़ेंगे, एक ट्री से दूसरा ट्री, दूसरे ट्री से तीसरा ट्री। तो जब ट्रीज आप और ज़्यादा लगाओगे तो वैसे ही आप ट्रीज को प्रिजर्व कर पाओगे। सेम वे वो हमें उस चीज़ को, हमें जो ट्रेडिशन चला रहा है उस चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना है। तो हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट हेरिटेज। द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज का मतलब ये हुआ कि जो हम बीज बोते हैं वो हम नहीं उसका बेनिफिट पा पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज हमने एक बीज बोया है तो उसका बेनिफिट हमारी कमिंग जनरेशन उठाएगी। तो सेम वे द जॉय दैट अनबॉर्न आइज मतलब जो हमारी कमिंग जनरेशन, मतलब जो बच्चे होंगे वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे। जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पीछे वाले लोग हैं, उन्होंने जिन्होंने बीज बोया आज उनकी वजह से आज हम भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं। So these things he plants who plants a tree. So in second paragraph also the poet has beautifully told us कि एक बंदा जो कि एक प्लांट लगाता है वो कौन कौन सी चीज़ और भी प्लांट के साथ लगा रहा है या बो रहा है। Now we come to the third paragraph, students. What does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far cast thought of civic good, his blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plants a tree. It's a beautiful poem, students. In last paragraph, the poet wants to say कि he plants in sap and leaf and wood. स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो ट्री होता है उसको जब हम काट भी देते हैं उसके बावजूद भी, उसके बाद में भी वो हमें वुड के तौर में भी हमें आखिरी दम तक वो अपनी चीज़, अपना बेनिफिट, जो उससे हमें बेनिफिट होगा वो हमें दे के जाता है वुड के उसमें। सो इन लास्ट पैराग्राफ ऑल्सो देखा जाए तो स्टूडेंट्स वी सी कि जो ट्री होता है वो हमें जाते जाते भी, कटने के बाद भी हमें वुड देता है, जिसको हम बाद में भी यूटिलाइज करते हैं, उससे भी हमें बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं। तो जो एक पर्सन है जो एक बीज बोता है, फिर उससे प्लांट निकलता है, जो पौधा निकलता है, उसके बाद वो ट्री में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वुड, वो तो ट्री के कटने के बाद। दिस इज़ ऑल अ कंप्लीट साइकिल, अ कंप्लीट प्रोसेस। इन सारी चीज़ों के लिए उसको सबसे पहले उस बीज को वो जब हाथ में लेता है, फिर उसको बहुत ही केयर के साथ उसकी प्लांटिंग करता है। हम लोग जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसको हम वाटर देते हैं, पानी देते हैं, उसको अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे पोएट हैज़ टोल्ड अस अबाउट द होम एंड लॉयल्टी। यहाँ पे जो इंसान उस ट्री को प्लांट कर रहा है, यहाँ पे उस पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि हम कितने प्यार से उसको बड़ा करते हैं ट्री को। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, ये सोच के कि वो ट्री एक दिन दूसरों के लिए कुछ अच्छा बेनिफिट देगा या कुछ अच्छा उससे बेनिफिट होगा लोगों को, दूसरों को। क्योंकि प्लांटिंग अ ट्री इज़ नॉट जस्ट अ एक्टिविटी, एक्चुअली इट्स अ सिविक एक्टिविटी। जो हम एक ट्री को प्लांट करते हैं वो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, उससे दूसरों को भी बहुत बेनिफिट होता है।
इनफैक्ट दूसरों को बेनिफिट तो होता ही है, और उससे नॉट मच मोर देन दैट, बिकॉज इट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर लैंड and for the people also. Holds all the growth of our land, a nation's growth from sea to sea. From sea to sea मतलब दूर दूर तक, all over world. मतलब अगर कोई इंसान अगर ट्री लगा रहा है मतलब तो वो दूर दूर तक बहुत सारे लोगों के लिए, जिनको वो जानता तक नहीं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा एक गुड एक्ट कर रहा है, या यू कैन से अ गुड डीड ही इज डूइंग, विच इज नोन एज सिविक गुड, विच द पोएट इज टेलिंग हियर. द लास्ट लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल. स्टिर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री. मतलब जो एक बीज को बोता है, उसके बाद उसमें से पौधा निकलता है, फिर वो ट्री में कन्वर्ट होता है, तो वो जो ये पौधा लगा रहा है उसके दिल को खुशी मिलती है. ही गेट्स हैप्पी. और यही खुशी हम सब में, ये पोएट चाहता है कि यही खुशी सब में आए, सबको ये खुशी देना चाहता है. तो इसीलिए वो बार बार ये हर एक पैराग्राफ में ये क्वेश्चन करता है और उसके आंसर्स वो हमें देता है, ताकि हम भी ये जान सके कि अगर हम एक ट्री को लगाते हैं तो हमें उसके बदले में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और वो हम किन किन लोगों के लिए बेनिफिट दे रहे हैं. सो द पोएट हैज़ गिवन दिस पोएम इन अ वेरी ब्यूटिफुल, इन अ वेरी पोएटिक वे. एट एंड ऑफ द वीडियो अब मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दूंगी. उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके व्हेन द स्कूल विल रीओपन, देन यू हैव टू सबमिट. थैंक यू.